नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप देवासी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्वर संधि के बारे में जानेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने यह देखा था कि संधि किसे कहते हैं, संधि की परिभाषा क्या है, उसकी सामान्य रूप से जानकारी हमने देखी थी। आज स्वर संधि यानी कि संधि का जो सबसे पहला भेद था स्वर संधि, उसके बारे में आज विस्तार से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्वर संधि के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हिंदी में स्वर कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो हिंदी में 11 स्वर होते हैं। इसमें से आपको बता दूं कि अ आ, ई उ फिर री, उसके बाद में ए आई ओ औ, ये 11 स्वर है। अंग और अह जो है उनको अयोगवाह कहा जाता है, ये स्वर की श्रेणी में नहीं आते हैं। इसके बाद में हम आगे देखते हैं कि जो ये 11 स्वर है, इन 11 स्वरों से ही स्वर संधि का निर्माण होता है और स्वर संधि में कहीं न कहीं ये 11 स्वर जरूर आते हैं। इसकी हमने एक ट्रिक देखी है जिसमें स्वर संधि को पहचानने का तरीका यह है कि उसमें प्लस से पहले भी स्वर आएगा और प्लस के बाद में भी स्वर। इसका अर्थ यह है कि प्लस से पहले वाला जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण स्वर से शुरू होगा और अंतिम वर्ण में सॉरी स्वर आएगा, और जो प्लस के बाद वाला वर्ण है उसके प्रथम वर्ण में स्वर आएगा। इसको हम ऐसे जानेंगे, आगे वीडियो में देखते हैं। स्वर संधि के भेद। अब हम देखते हैं कि स्वर संधि के भेद कितने हैं। तो स्वर संधि के 5 भेद हैं, जिसमें पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और पांचवा है अयादि संधि। ये स्वर संधि के 5 भेद है। पहला दीर्घ, दूसरा गुण, तीसरा वृद्धि, चौथा यण और पांचवा अयादि, ये 5 भेद है। अब हम एक एक करके इन पांचों ही भेदों के बारे में विस्तार से जानते हैं। दीर्घ संधि को पहचानने का तरीका क्या है और कैसे हम दीर्घ संधि की पहचान कर सकते हैं, इसके बारे में देखते हैं। दीर्घ संधि में समान स्वरों का दीर्घ रूप होता है। समान स्वरों का अर्थ ये होता है कि अभी हमने जो यहाँ स्वर देखे थे, इनमें से पहला जो स्वर है वो है अ, दूसरा है आ, इसी प्रकार से तीसरा और चौथा है वो ई और बड़ी ई है, चौथा पांचवा और छठा जो है वो ऊ और बड़ा ऊ है। तो ये क्रमशः स्वर यहाँ आएंगे। स्वर संधि का पहला भेद है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि जिसमें समान स्वरों का दीर्घ रूप होता है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि प्लस से पहले अ या आ, इन दोनों में से कोई भी एक स्वर आएगा और प्लस के बाद में भी अ या आ दोनों में से एक स्वर आएगा, और जब वो दोनों ही स्वर मिलेंगे तो आ हो जाएगा, यानी कि समान स्वरों का दीर्घ रूप। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, बड़ा रूप यानी कि आ हो जाएगा। इसी प्रकार से ई चाहे छोटा हो या बड़ा हो और प्लस के बाद में भी ई जो बड़ा या छोटा कोई भी हो सकता है, जब इन दोनों के स्वरों का योग होगा तो बड़ा ई बन जाएगा। इसी प्रकार से ऊ और ऊ इन दोनों के मिलने से भी बड़ा ऊ हो जाएगा। समान स्वरों का जहां पर दीर्घ रूप होता है, जहां बड़ा रूप होता है, वहां होती है दीर्घ संधि। अगली जो है दूसरे नंबर पर वो है गुण संधि। गुण संधि का एक जो छोटा सा नियम है वो यह है, इसको पहचानने का तरीका यह है कि इसमें एक मात्रा होती है सिंगल मात्रा, जहां पर जुड़े हुए शब्द में सिंगल मात्रा होती है और उसके टूटने पर अ आ प्लस ई या अ आ प्लस ऊ होता है, वहां पर गुण संधि होती है। इसको हम ऐसे जानेंगे कि जब प्लस से पहले अ या आ की मात्रा हो और प्लस के बाद में यदि ई या बड़ी ई आए और जब इन दोनों का योग होने पर ए हो जाए तो वहां पर गुण संधि होती है। इसी प्रकार से इसका दूसरा नियम यह है कि प्लस से पहले अ या आ आए और प्लस के बाद में ई या बड़ा ऊ आए तो वहां पर ओ होता है। प्लस से पहले अ या आ आए और प्लस के बाद में ऊ या बड़ा ऊ आए, जब इन दोनों ही स्वरों का योग होता है तो उसका ओ बन जाता है, वहां पर गुण संधि होती है। गुण संधि का तीसरा नियम यह है कि जब प्लस से पहले अ या आ आए और प्लस के बाद में यदि री आए तो उसका अर बन जाता है।
गुण संधि के अर के नियम को पहचानने का एक और तरीका यह है कि जहां पर ऋषि यानी कि गुण संधि में प्लस के बाद में ऋषि शब्द आए वहां गुण संधि होती है। उदाहरण के लिए हम महर्षि देख सकते हैं, देवर्षि देख सकते हैं, सप्तर्षि देख सकते हैं। सप्तर्षि, महर्षि, देवर्षि, इन शब्दों में हमेशा गुण गुण संधि होती है, क्योंकि ऋषियों में गुण होते हैं। इससे हम ये पहचान सकते हैं कि इन शब्दों में गुण संधि होती है। तीसरे नंबर पर है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि जिसमें ऐ और औ ये दो जुड़े हुए शब्दों में ये दो ज्यादा आते हैं। अगली संधि है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में प्लस से पहले अ या आ आए और प्लस के बाद में ए या आई आए, और जब उसकी संधि होती है, जुड़ती है, तो जुड़ने के बाद में आई बन जाता है। इसी प्रकार से इसका दूसरा नियम है, प्लस से पहले अ या आ आए और प्लस के बाद में ओ या औ आए, और जब संधि होती है तो उसका औ बन जाता है। यह वृद्धि संधि का नियम है। आपको ये सब नियम जो है उनको एक बार कंठस्थ करना है, उसके बाद में जो संधि है वो संधि आप बहुत ही आसानी से समझ सकोगे। चौथी जो है वो है यण संधि। यण संधि का नियम यह है कि इसको हम सरल ढंग से ऐसे समझ सकते हैं कि प्लस से पहले ई या बड़ी ई हो और प्लस के बाद में कोई असमान स्वर हो। असमान स्वर से अर्थ यह है कि ई या ई के बाद में पुनः ई या ई नहीं आना चाहिए। अगर ई या ई के बाद में वापस ई या ई ही वर्ण आता है तो उसमें तो दीर्घ संधि हो जाएगी। इसलिए ई और ई के बाद में कोई असमान स्वर यानी कि ई के अलावा कोई अन्य दूसरा स्वर आना चाहिए, और उसमें ई का य हो जाता है, वहां पर यण संधि होती है। ये हमने समझने के लिए लिखा है कि ई का य हो जाता है और ऊ है उसका व हो जाता है, और य और व दोनों ही, इनके दोनों के नीचे हलंत लगा हुआ है, यानी कि ये दोनों ही वर्ण आधे हैं। इसका हमने एक उदाहरण भी दिया है कि प्रति धन एक। इसमें प्रति में ई की मात्रा है और इसके बाद में ए वर्ण आया है जो कि असमान वर्ण है, ई के अलावा वर्ण है। तो इसमें प्रति में जो ई की मात्रा है, इस ई का य हो जाएगा और वो य होगा आधा। उस य में ए की मात्रा जुड़ने पर ये क हो जाएगा, और जो त है उस त में से ई की मात्रा अलग होने के कारण ये त है वो आधा वर्ण बन जाएगा। इस प्रकार से प्रत्येक शब्द बनता है। ठीक इसी तरह से हम उ या उ के बाद में यदि असमान स्वर आ जाए तो उ और उ जो है उनका व हो जाता है, जिसका उदाहरण हमने आगे देखा है कि सु प्लस आगत। इस प्रकार से सु और आगत इन दो शब्दों से उ की मात्रा है, स में उ की मात्रा है और आगत में आ स्वर है, तो उ और आ के मिलने से व बन जाता है। ये व जो आदेश हुआ है। हाँ दोस्तों, अगला जो वर्ण है अपने, हाँ तो दोस्तों अगला जो उदाहरण है उसमें हम यह देखेंगे कि उ और उ के मिलने से, उ और उ के साथ में असमान स्वर के मिलने से व कैसे बनता है उसको हम जानेंगे। तो यहाँ उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं, सु यानी कि स में उ की मात्रा है और इसके साथ में आगत शब्द आया है। आगत में जो प्रथम वर्ण है वो आ है, तो उ और आ के मिलने से किस प्रकार से उ का व बनता है वो हम देखेंगे कि यहाँ पर स में उ की मात्रा थी और आगे आ आया है, तो उ का व बन गया है। स आधा था, रह गया, तो ये स आधा हो गया, उ का व बन गया और व में ये आ की मात्रा जुड़ने से ये स्वागत शब्द बन गया है। अब यहाँ पर हमने समझने के लिए एक और छोटा सा नियम लिखा है, और वो यह है कि य और व से पहले यदि आधा वर्ण है तथा य का ई और ई बन जाता है और व का उ और उ बने। इसका अर्थ यह है कि यह नियम यह कहता है कि यदि य और व से पहले कोई आधा वर्ण आ जाए तो य का तो ई बन जाएगा और व का उ बन जाएगा, जैसा कि हमने इस ऊपर वाले उदाहरण में देखा था। प्रत्येक शब्द है, इसमें य से पहले आधा वर्ण आया है, स्वागत शब्द में व से पहले आधा वर्ण आया है, तो इस आधा वर्ण जो आया है उसका एक यह जो है य का ई बन जाएगा और व का उ बन जाएगा। य का ई कैसे बनेगा कि ये जो हमने शब्द यहाँ पर संधि विच्छेद करके लिखा हुआ है कि प्रति धन एक, तो प्रति त में जो ई की मात्रा है वो य के कारण ई की मात्रा हुई है और एक शब्द जो है वो पीछे लिखा हुआ है। इसी प्रकार से स्वागत शब्द में भी यही है कि इसमें स्वागत में व जो था उस व का उ हो गया और स का सु हो गया, सु प्लस आगत। इस प्रकार से ये स्वागत शब्द बना है। ये इसको पहचानने का एक तरीका है। अयादि संधि। अयादि संधि सबसे जटिल है, जिसको समझने के लिए हमें बहुत ही ज्यादा प्रयास करना पड़ता है, लेकिन इसको हम सरल ढंग से, अयादि संधि में हम इसको बहुत ही सरल ढंग से समझेंगे, और वह यह है कि य तथा व से पहले यदि पूरा वर्ण आ जाए तो वहां पर अयादि संधि होती है। यह अयादि संधि का नियम है। सामान्य रूप से य और व वर्ण से पहले यदि पूरा वर्ण आ जाए तो वहां पर अयादि संधि होती है। यदि य और व से पहले आधा वर्ण आ जाए तो हमने देखा था कि यण संधि होती है। अयादि संधि को हम देख रहे हैं। अयादि संधि में जो पूरा वर्ण आता है उससे पहले य वर्ण आता है, या फिर उस पूरे वर्ण से पहले व वर्ण आता है और वह भी पूरा होता है। अब इसका उदाहरण के द्वारा हम स्पष्ट करेंगे, इसे हम उदाहरण के द्वारा भी समझेंगे। उससे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि य का ए बन जाता है और व का ओ हो जाता है। वो कैसे होता है इसको हम आगे देखते हैं। और अगर आ की मात्रा है तो ए आई और औ बनेगा। वह कैसे बनेगा इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर शब्द है नयन। नयन शब्द का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो वो ने धन अन बनता है। अब ये ने धन अन कैसे बना कि यह जो था वो यह ए में परिवर्तित हो गया, यह का ए बन गया, तो न में ये ए की मात्रा लग गई, प्लस यह में जो अस्वर था वो बाहर निकला तो अन शब्द हो गया। अब यहाँ पर ये जो अन शब्द हो गया। इसी प्रकार से अगला जो उदाहरण है नायक। इस नायक में यह का तो ए हो जाएगा,
न में एक ही मात्रा लग जाएगी और इसके बाद में जो आ की ये मात्रा लगी हुई है उसके कारण एक मात्रा और लगेगी, यानी कि नई में कितनी मात्रा लगी, 2 मात्राएं लगी, तो ये नई प्लस अक हो जाएगा। इस प्रकार से यह हमारी अयादी संधि थी। इसको हम और उदाहरण के माध्यम से अच्छी तरह से इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद वाले अगले वीडियो में हम इन सभी संधियों के कुछ एक उदाहरण लेकर के आएंगे और उन उदाहरणों के माध्यम से इस संधि को बहुत ही अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ में। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस भी करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम।